Recording on करती हूँ. Okay, so I'm sharing my screen with you. Yes, ma'am. So we have left it here. यहाँ छोड़ा था ना हमने? Yes, ma'am. Okay. Slide share कर देते हैं. तो ये वाले पार्ट हमने कर लिया था, और गेट नॉट गेट. हाँ, तो वी वर ऑन दिस. 2 पर्सन अगर हैं तो 1 पर्सन कैसे प्रूफ हुआ. इन्होंने अब इसका रीजन दिया है, जैसे सो यू एंड पोप. इन्होंने, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, ये स्टेटमेंट क्या था, 2 + 2 = 5 देन यू आर पोप. ये था ना स्टेटमेंट कि 2 + 2 एक्चुअली में 5 है, तो आप पोप हो. तो इन्होंने बोला है सो यू एंड पोप आर 1 पर्सन. इन्होंने बोला है आपकी एक्चुअली डेजिग्नेशन जो है वो पोप की है. ठीक है, तो यू और पोप एक्चुअली में 1 पर्सन है, हैंस यू आर पोप. तो इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q. इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी ये देखिए. ट्रुथ टेबल जब फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू होगा. मैंने आपको बताया था जब ट्रू होता है तो इसके अंदर जब ट्रू और जब फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा. सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होगा इम्प्लाइज के केस में. ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू है आउटपुट, अगर फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू है, दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो भी ट्रू है. लेकिन अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो इम्प्लाइज के केस में वो फॉल्स आएगा बेटा. ठीक है, चले आगे. ओके मैम. मैम ये पोप मतलब क्या है? POPE. पोप एक्चुअली प्रीस्ट को कहते हैं इंग्लिश में. तो ये एक्चुअली में कुछ भी हो सकता था. ये स्टेटमेंट, ये जो लिखी है ना प्रीवियस स्लाइड में 2 + 2 = 5, ये स्टेटमेंट थी. देन यू आर पोप, ये इन्होंने ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में. तो हमने ये प्रूव करी है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है. और वो ट्रू कैसे है, हम क्यों दिखा रहे थे, एक्चुअली में इम्प्लाइज में हमने बोला था कि इम्प्लाइज में क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसका आउटपुट भी ट्रू होता है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. अगर आप ट्रुथ टेबल देखो, हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है या तो वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है. ट्रू और फॉल्स के केस में वो फॉल्स आ रहा है उसका आउटपुट ट्रुथ टेबल में. ठीक है, तो वो क्यों फॉल्स या फिर ट्रू भी हो सकता है. एक फॉल्स का स्टेटमेंट का, एक ट्रू का. फॉल्स है, अगर देखो 2 + 2 = 5 नहीं होता है, वो फॉल्स है ना. तो वो पोप है, वो ट्रू है. तो इन्होंने ट्रू और फॉल्स का जो आउटपुट है वो एक्चुअली में ट्रू आ गया. इन्होंने प्रूव करा इससे. ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक ही पर्सन है. तो जो हमने 2:1 नीचे वाली स्लाइड में लिखा था कि 2 पर्सन = 1 पर्सन, ये ट्रू है. तो ये ट्रू हो गया है क्योंकि वो 2 पर्सन एक्चुअली में एक पर्सन है. 2 पर्सन कैसे, वो पोप है और वो एक यू है, मतलब अपने आप को बोल रहा है वो. समझ में आ गया. चले आगे. तो इम्प्लाइज की बेसिकली आपको ट्रुथ टेबल याद रखनी है, क्योंकि ट्रुथ टेबल का बहुत मेजर रोल है. एंड और नॉट की तो आपको बहुत इजी है, वो तो कर ही रहे हो, और सब्जेक्ट्स में भी, स्विचिंग थ्योरी में भी करा होगा. ये आपकी इम्प्लाइज की है जो कि मैथमेटिक्स में ही है ये. ठीक है, तो इसमें इम्प्लाइज में याद रखना, जब पहले ट्रू है और दूसरी बार फॉल्स है कंडीशन, तो उसका आउटपुट फॉल्स होता है, और सब में इम्प्लाइज में ट्रू होता है. ठीक, चलते हैं आगे चलते हैं. अब ये क्या बोल रहा है, ये है ट्रुथ टेबल फॉर IFF. इफ केस में ट्रुथ टेबल क्या होती है, इफ केस में आप देखो तो अगर दोनों फॉल्स फॉल्स है या दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रुथ टेबल ट्रू है. अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स है या कोई भी एक ट्रू है तो आउटपुट आपका फॉल्स है. मतलब अगर सेम सेम है तो ट्रू है इफ में, और अगर डिफरेंट है तो फॉल्स है. चले आगे, चले बेटा. यस, चले आगे. यस मैम. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं. ये है एवरी स्टेटमेंट प्रोपोगेशन इज ईदर ट्रू या फॉल्स. ये आपको समझा के स्टेटमेंट की फॉर्म में बताया है किस तरीके से ट्रू या फॉल्स होता है. आप एक बार देख लो इसे. इसमें बोला है इफ यू डू नॉट नो द मटेरियल अर्लियर एंड यू डू नॉट स्टडी हार्ड. ये एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि अगर आपको मटेरियल नहीं पता और आप मेहनत से नहीं पढ़ते, देन यू विल नॉट गेट A इन दिस कोर्स. इन्होंने बोला A ग्रेड आपको इस कोर्स में नहीं मिलेगा अगर आपने पढ़ाई, पहले से मटेरियल नहीं पता और आपने पढ़ाई नहीं करी तो. इसी का दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसमें देखो तो 3 स्टेटमेंट मिक्स हो रहे हैं. इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स देखो, इसमें एंड यूज हो रहा है, एंड बताया था है ना इसमें. यस मैम. एंड
हाँ, इसमें दो से एंड देयरफॉर यूज हो रहा है, ये भी कनेक्टिंग है, देयरफॉर एक और कनेक्टिंग वर्ड है। इफ यू गेट ए ग्रेड, इन्होंने बोला अगर आपको ए ग्रेड मिलता है इन द कोर्स, देन भी कनेक्टिंग वर्ड है। यू विल, यू नो दिस मटेरियल, वो कह रहा है आपको मटेरियल पता है अर्लियर, एंड यू स्टडीड हार्ड, और आप मेहनत से पढ़े। तो ये पूरी स्टेटमेंट है, आपकी स्टेटमेंट्स एग्जाम में इस फॉर्म में आएंगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट्स को इन्होंने किस तरीके से ब्रेक करा है, कैसे इनका वो दिखाते हैं इसे ब्रेक करके। अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ अंडर एनी कंडीशन सेटिस्फाइंग द प्रेमिस और assumption द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। ये कह रहे हैं एक स्टेटमेंट ट्रू है अगर वो उस assumption में ट्रू होल्ड करती है तो। अब इसका मीनिंग समझाती हूँ, इसमें देखो पहले, इज द अबव स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या आपको ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स लगती है। उससे पहले हमें स्टेटमेंट को ब्रेक करना है कुछ पार्ट्स में, ताकि उसकी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाए। उस इक्वेशन से हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और ट्रुथ टेबल से अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या वो कॉलम्स इक्वल्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज इक्वल। कैसे कर रहा है वो देखते हैं आगे। जैसे यू डिड नॉट नो द मटेरियल अर्लियर, ये वाली कौन सी लाइन है, एक सेकेंड, मैम एक सेकेंड, मैं उसके लिए कर रही हूँ स्पॉटलाइट। ओके, इन्होंने बोला है, ये है यू डिड, ये ना, ये यू डिड नॉट नो, यस मैम, है ना, स्टडी हार्ड। मैम तो यस मैम, यू डिड नॉट नो द मटेरियल अर्लियर में, यू डिड नॉट नो द मटेरियल अर्लियर यहाँ है, तो इन्होंने ये वाला यस मैम, ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट है। हाँ, तो इसे इन्होंने पी मान लिया। यू डिड नॉट स्टडी हार्ड को जो सेकंड पार्ट है, इन्होंने ये क्यू, क्यू मान लिया। उसके बाद यू विल नॉट गेट ए इन दिस कोर्स को आर मान लिया। तो एक्चुअली में ए की फुल स्टॉप से पहले इसमें तीन कंडीशंस हैं, तीन बातें कह रहा है वो। ए क्या कह रहा है, यू डिड नॉट नो द मटेरियल अर्लियर, पी, यू डिड नॉट स्टडी हार्ड, क्यू, यू डिड नॉट गेट ए इन दिस कोर्स। उसके बाद what is you knew that material earlier। अब इसका अपोजिट उस नेक्स्ट देयरफॉर के बाद बोल रहा है, वो कह रहा है अगर आपको इसका मटेरियल पता है तो उसका कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यू न्यू दिस मटेरियल अर्लियर को हमने नॉट पी मान लिया। क्या मान लिया, नॉट पी, क्योंकि उसे पी Not माना P। था, तो इसे नॉट पी Yes, मान लिया। यू स्टडीड हार्ड को हमने नॉट क्यू मान लिया, क्योंकि क्यू का बिल्कुल अपोजिट है ये। और यू गेट ए ग्रेड इन दिस कोर्स को नॉट आर मान लिया, क्योंकि आर का अपोजिट है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई। इसी तरीके से हमने Yes, इसे ma'am। सेंटेंस की फॉर्म में कर लिया। पी एंड क्यू अगर है तो वो आर होगा, इंप्लाइज वाला साइन लग गया। इंप्लाइज क्या करता है, नॉट आर, अगर है तो नॉट पी एंड नॉट क्यू, Not P। ठीक है ना। ये हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन समझ में आ गई, पहले बताओ। यस मैम, आ गई है। आ गई ना। तो ये सिंपल हाँ हमने, जी। आप किसी भी इक्वेशन से एग्जाम में एक्चुअली में आपको दिए होंगे इस तरीके से एक स्टेटमेंट, आपको उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है सबसे पहली चीज। उसके बाद क्या करना है, देखो इन्होंने क्या बोला कि वी टेक अ टेबल विद ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड इवैल्यूएट। हम इसकी ट्रुथ टेबल से देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। हमने इस पूरे स्टेटमेंट को, जो हमारा ये लिखा था पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर को, इसे हमने एफ मान लिया, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाइज वाले को, इस पूरी टर्म को हमने एफ बोल दिया। तो एफ में एक्चुअली में क्या है, एस है। एस हमारा ये पूरा पार्ट हो गया, इस स्टेटमेंट ये वाली लेफ्ट हैंड Yes, साइड ma'am। वाली, और राइट हैंड साइड वाली को टी मान लिया, ठीक है। T। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज बीच में साइन। अब ये हमारी ट्रुथ टेबल है। ये कैसे बनी है, सबसे पहली चीज, पी क्यू आर तीन वेरिएबल्स हैं, तीन चीजें हमारे पास, तीन ही इक्वेशंस थी, राइट। तो तीन इक्वेशंस का Yes। आपको पता है, स्विचिंग थ्योरी में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट में, कि 000 001 010 011 100 101 110 111, ये पढ़ा होगा आपने, 1 1। है ना। यस मैम। तो ये उसी ट्रू फॉल्स में, जहां वन है वहां ट्रू आ गया है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये तो आपका पहले से ही प्री फिक्स्ड है कि आपको किस तरीके से ये लिखना है, ये लिख दिया। उसके बाद Okay। इनके बीच में एंड गेट लगा है, पी एंड क्यू, एंड गेट लगा। एंड गेट आपको पता ही है, जब दोनों ट्रू होते हैं तो ही आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होता है, ठीक है। False होता है। ठीक है, तो ये हमने जी मान लिया है इसे फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि इसमें इस वाले पी एंड क्यू को जो आउटपुट है इसे जी माना है। उसके बाद इन्होंने बोला है जे, क्योंकि फिर से बाद में इतना सारा लिखना पड़ता है, इसलिए हमने जी को ही ले लिया इसे, जो माना है जी, दैट मींस पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, ये हमारी स्टेटमेंट थी। तो हमने इसे ब्रेकअप करके, इम्प्लाइज आर, इम्प्लाइज में अगर याद हो ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताई थी अभी भी, इम्प्लाइज में क्या होती है ट्रुथ टेबल, जब एक पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स होता है तो आउटपुट फॉल्स होता है।
अदरवाइज False सब ट्रू होता है ना। तो वही Yes, ma'am. उसी स्टेटमेंट में इन्होंने ये बना लिया है, ये बना गया। उसके बाद नेगेट कर दिया है पी का नॉट, क्यू का नॉट, आर का नॉट, वो सिंपल हो जाएगा आपका सिंपल, जहां ट्रू है वहां फॉल्स, या फॉल्स है वहां ट्रू। और उसके बाद पी एंड क्यू का नॉट, एंड लगा दिया ऑपरेटर पी एंड क्यू का नॉट में, आर नॉट को इन्होंने। तो इस तरीके से आपको इम्प्लाइज एच हमारा क्या था, एच ये वाला था जो दोनों का नॉट था, और एफ। Yes, ये ma'am. सिंपल है, ये जो इक्वेशन आपने ये निकाली है, इन्हें सिंप्लीफाई करके ट्रुथ टेबल की फॉर्म में इन्होंने रख दिया है, जो कि ये है। Okay. अब हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। एफ अगर सारा ट्रू होता तो उसका मतलब हमारी इक्वेशन ट्रू है, लेकिन एफ में दो जगह True होता है. फॉल्स है, जो हमारी पूरा एफएस में दो जगह फॉल्स है, तो दैट मीन्स ये ट्रू नहीं है, ये हमारी फॉल्स नहीं. है। हाँ ठीक है। और इसी तरीके से हम इक्विवेलेंस भी फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंस क्या होता है, आगे चलते हैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये बोले कंसिस्टेंसी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस या कंसिस्टेंसी क्या होती है। सिंस द इक्वेशन डज नॉट इवैल्यूएट टू ट्रू ऑलवेज, सो द एक्सप्रेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। अगर वो ट्रू ऑलवेज, दैट मीन्स अगर एक कॉलम में सब जगह ट्रू लिखा है तो उसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। और टू स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो आपका एक टॉपिक भी है इसका। इक्विवेलेंट का मतलब है अगर तू जैसे Yes, ma'am. ए और बी और डैश बी एंड ए, अगर ये दोनों टेबल्स के दोनों कॉलम सेम होते तो ये वाली टेबल, दैट मीन्स ये ए इंप्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट बी एंड ए। ये बोल रहा है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्या ए इंप्लाइज बी का जो टेबल आता है रिजल्ट, वो क्या इसके इक्वल है नॉट बी एंड ए के। तो आप देख रहे हो इक्वल नहीं है या इक्वल है। नहीं. Yes, ma'am. देखो No, ध्यान से, ma'am. ध्यान से देखो, इक्वल है नहीं है। ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू है, Ma'am, फॉल्स है, ट्रू है, इक्वल है। false. Yes, ma'am. पर E- false भी तो आ रहा है. हाँ लेकिन ये इक्विवेलेंट बोली जाएगी। फॉल्स दोनों का साथ में फॉल्स आ रहा है, Okay, ma'am. ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ठीक है. इक्विवेलेंट है, एज इट इज जो जिसमें आ रहा है वो इसमें आ रहा है। तो ये कौन ये इस वाले को क्या बोलेंगे, इसे इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Equivalent. इक्विवेलेंट। Equivalent. एग्जैक्टली क्योंकि सेम है, जो उसमें जहां फॉल्स आ रहा है वहां उसमें फॉल्स आ रहा है, जहां उसमें ट्रू आ रहा है वहां उसमें ट्रू आ रहा है, इक्विवेलेंट। Oh, ठीक है, अच्छा आ ठीक गया. है। Yes, ma'am. हाँ अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ये कुछ डेफिनेशंस है लॉजिक इक्विवेलेंस की। जैसे कि हम बात करते हैं जहां भी वर्ड है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब है कि वो जो प्रोपोर्शनल है उसमें सारी ही ट्रू वैल्यूज हैं, इज कॉल्ड टोटोलॉजी। जो ट्रुथ टेबल है उसमें जब सारी ही ट्रू वैल्यूज होती है उसे टोटोलॉजी बोलते हैं। Tautology कहते हैं. हाँ, और जिसमें कॉन्ट्रोडिक्शन होता है, जिसमें सारी फॉल्स वैल्यू होती है, उसे कॉन्ट्रोडिक्शन बोलते हैं। Yes, ma'am. ठीक है। और कंटिजेंसी अगर बोलते हैं तो कंटिजेंसी का मतलब कुछ ट्रू है और कुछ कुछ फॉल्स है। false है. हाँ, कुछ टोटोलॉजी है, कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है आपका नॉर्मल फॉर्म्स। एक्चुअली में अब हम आपने एक तरीका देखा स्टेटमेंट्स को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। लेकिन अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेट अगर अपने एक क्वेश्चन को इतने ज्यादा ट्रुथ टेबल में करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है उसमें, जिसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ताकि उतना टाइम हमारे पास अगर नहीं है तो हम अपने इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म्स में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स में। Normal form. नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती है, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग वेदर अ स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, सारी ट्रू है, या कॉन्ट्रोडिक्शन सारी फॉल्स है। False. तो हम उसके लिए सेटिस्फाई इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए डिसीजन प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें फॉर डिसीजन प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल मे नॉट बी प्रैक्टिकल ऑलवेज, वो प्रैक्टिकल ऑलवेज नहीं होती। वी कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नोन एज रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म्स। दो टाइप के नॉर्मल फॉर्म होते हैं हमारा, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म DNF और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF। तो ये मैं एक एक करके समझाऊंगी कौन से। सबसे पहले आते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म पे। डिसजंक्टिव DNF होता क्या है, इफ P and Q आर टू स्टेटमेंट्स, उन्होंने बोला P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें P और Q इज कॉमन स्टेटमेंट डिनोटेड बाय P और Q। डिसजंक्टिव में और गेट लगता है एंड रिफर्स टू डिस्ट्रक्टिव ऑफ P and Q। दैट मींस P है, आपको ये भी पता है उसी की तरह है, टू वेरिएबल वाला 0 0 0 1 Yes, 1 ma'am. 0 1 1 है ना। 1 0. ये उल्टा करके लिख रखा है इन्होंने, डजंट मैटर, पर सारे Yes, ma'am. ऑल्टरनेटिव्स आने चाहिए। तो इन्होंने इसमें सिंपल हमारा और गेट लगाया है। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमारा कौन सा गेट लगेगा, और गेट लगेगा उस और केस गेट में। लगेगा. हाँ, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो
और गेट अगर लगता तो इन्होंने अलग से नाम क्यों दिया, इन्होंने डिसजंक्टिव में और में फॉल्स ट्रू भी ट्रू बोल रहा है, ये देख रहे हो, तो वो यस हमारा मैम। जो कंडीशन थी जो हमने बताया था, और ट्रू फॉल्स भी ट्रू बोल रहा है ये। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल यस फॉर्म में साइन और गेट का आएगा, लेकिन इसमें डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कोई भी स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू तो आएगा। भी ट्रू। हाँ, एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है फॉल्स फॉल्स तो ही उस केस में फॉल्स फॉल्स आएगा। आएगा। हाँ, ये यस याद मैम। रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमारा एंड गेट लग रहा है, आप देखो कंजंक्टिव पी एंड क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स, यही होता है एंड गेट में। तो इसमें एंड गेट पूरा वही फॉलो करा है, टी है तो ट्रू आया, दोनों ट्रू है तो, और उस केस में ये हमारा फॉल्स आया। यस मैम। ये एक्चुअली में हमारा और गेट ही तो लगा है, और गेट ही तो लगा है, देखो तो और गेट में कोई भी एक ट्रू होता था तो आउटपुट ट्रू आता था ना डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म यस में, मैम। तो वही करा है इन्होंने। देखो कोई भी एक अगर हमारा ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू आया है, और ये हमारा और गेट है जिसका साइन है, और ये हमारा एंड गेट है जिसका साइन है। यस मैम। चले आगे। कंजंक्टिव का मतलब यस एंड मैम। गेट से है, डिसजंक्टिव का मतलब और गेट से है, और और ट्रुथ टेबल, गेट्स है। ठीक है। चलते हैं आगे। तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन दे रखी है उसमें एंड और इस तरीके से लगा के, अगर एक ट्रू वाली स्टेटमेंट है एक फॉल्स वाली स्टेटमेंट है और उनके बीच में अगर और आता है, और वर्ड लिखते हैं तो और गेट लगेगा, और अगर एंड लिखते हैं तो एंड गेट लगेगा, और एंड के केस में दोनों अगर ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, और के केस में कोई भी एक अगर फॉल्स है तो भी ट्रू आ सकता है, अगर एक भी ट्रू है तो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है प्रेडिकेट लॉजिक डेफिनेशन। अब प्रेडिकेट लॉजिक क्या है? अ प्रेडिकेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल डिफाइंड ऑन स्पेसिफिक डोमेन्स। अ प्रेडिकेट विद वेरिएबल्स कैन बी made a proportion by either assigning a value to the variable or by quantifying the variable। अब ये क्या कह रहा है, प्रेडिकेट लॉजिक होता क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं ई का मतलब होता है फ्यू के लिए, अभी मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट पीपीटी ई क्या होता है। इन्होंने बोला x कॉमा वाई डिनोट्स x इक्वल्स टू y। इसका अगर हमने ये वाली टर्म लिख रखी है, एक सेकेंड, अगर हमने ये वाली टर्म लिख रखी है, ये वाली टर्म लिख रखी है x कॉमा वाई ई के अंदर, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई होता है। अगर हमने x a कॉमा बी कॉमा सी लिख रखा है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अगर m x कॉमा वाई लिखा है तो m होता है x इज मैरिड टू y। वाई। हाँ, ठीक है। मैम ये x इज मैरिड टू y मतलब एम, हाँ, इसने मैरिज के लिए लिया है। इन्होंने बोला है प्रेडिकेट मतलब होता है, प्रेडिकेट लॉजिक का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम डिटेल में नहीं बता रहे, उसका मीनिंग बता रहे हैं। जैसे अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी उसके अंदर इसी तरीके से फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें पढ़ा है ये? मैम नहीं। अच्छा अच्छा, उसमें उसमें इसी तरीके से होती है उनकी लैंग्वेज, वो रीजनिंग इस तरीके से ही होती है मैथमेटिक की फॉर्म में। तो ये इस तरीके से, जैसे कि अगर एस लिखा होता एक्स कॉमा वाई तो उसका मतलब होता एक्स इज अ सिस्टर ऑफ वाई, तो ऐसे एक्स इज मैरिड अच्छा टू मैम वाई, नहीं, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसे हमें प्रेडिकेट लॉजिक बोला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें रोबोट को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देनी है, उसे एक लॉजिक के थ्रू उसे इंटेलिजेंस देनी है, तो इस तरीके से लॉजिक्स बनाते हैं उसमें, ठीक है। ओके मैम। आगे चलते हैं। अब है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स दो होते हैं, और ऑल देयर एग्जिस्ट करके, फॉर ऑल और फॉर देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल ऐसा उल्टा ये होता है, एसेंशियल भी बोल सकते हैं ऐसे, देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं। ये कोई भी एक अगर उसमें ट्रू हो तो। सबसे पहले क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिफायर्स आर एक्सप्रेशंस दैट इंडिकेट द स्कोप ऑफ द टर्म टू विच दे आर अटैच्ड। हेयर्स प्रेडिकेट्स, दैट मीन्स जो प्रेडिकेट्स थे, ये हमने जो पहले बताए थे ये प्रेडिकेट्स थे, जो शॉर्ट फॉर्म्स यस थी, मैम। और ये क्वांटिफायर्स प्रेडिकेट्स में लगते हैं।
प्रिडिकेट इज प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट कैन हैव। तो वो एक एक्चुअली में प्रिडिकेट एक प्रॉपर्टी होती है जो एक सब्जेक्ट में होती है। टाइप्स ऑफ स्कोप्स भी बोल सकते हैं, जैसे क्वांटिफिकेशंस कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था फॉर ऑल। अगर ये उल्टा साइन लग रहा है जैसे फॉर ऑल एक्स पी एक्स, दैट मीन्स पी हमारी एक स्टेटमेंट है, एक्स इसके अंदर है प्रिडिकेट, तो इसका मतलब है वो जहां भी एक्स है, जो भी एक्स में लिखा है वो सभी के लिए फॉर ऑल है। और देयर एग्जिस्ट ई जो उल्टा है इसमें है कि वो द प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन एक्स इन द डोमेन, सिर्फ एक के लिए ट्रू है, ठीक है, एटलीस्ट वन के लिए, और के लिए भी हो सकता है, एटलीस्ट एक तो है ही है जिसके लिए वो ट्रू है, ठीक है। उल्टा ई होता है इस कुछ के लिए और फॉर ऑल सबके लिए। अब नेक्स्ट आते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर्स। नेस्टेड मतलब तो समझते हो, नेस्टेड मतलब नेस्टेड लूप की बात करें तो एक के अंदर एक जो लूप बन जाते हैं ना, तो ऐसे ही आपके क्वांटिफायर्स जो हैं वो कैसे हैं। एवरीबडी लव्स जेरी, तो इसे कैसे लिखोगे, एवरीबडी में फॉर ऑल आ जाएगा, एक्स लव के लिए एल आ गया, एक्स कॉमा जेरी। तो ये अब आप इसे देखो, इसे कैसे रीड करोगे, एवरीबडी क्योंकि ऑल है, लव्स जेरी, समझ में आ गया। ऐसे एवरीबडी लव्स समबडी, तो इसमें फॉर ऑल एक्स का मैम एक्स इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी हो सकता है, एवरीबडी में नाम डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हैं, राम श्याम मोहन जो भी डालना चाहे, है ना, फॉर सबके लिए आ गया ऑल। तो ऑल के लिए वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है बार बार, क्योंकि एवरीबडी में सबके ही नाम आएंगे। अगर मैं इसमें एक स्पेसिफाई नाम दे देती तो उसका मतलब हो जाता वो ही नाम लव जेरी, ये आ जाता ना, लेकिन फॉर ऑल एक्स हमने ले लिया वेरिएबल। फिर ऐसे ही एवरीबडी लव समबडी के लिए फॉर ऑल एक्स, इसमें है एटलीस्ट वन वाई एल एक्स वाई, तो इसमें बोला एवरीबडी लव समबडी, समबडी के लिए ये फ्यू वाला ई दे दिया, somebody। हाँ समबडी, everybody means जो ये एवरीबडी ऑल, जो था ऑल, हाँ हाँ ऑल आ गया, ऑल आ गया, और समबडी के लिए ई आ गया, ई आ गया, हाँ लव्स एक्स और वाई, ठीक है ये। तो देयर इज somebody whom everybody loves, तो there is somebody whom everybody love, somebody पहले whom everybody love। एक्चुअली में वर्ड्स पहले आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं, वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर्स में। अगर मैंने फॉर ऑल पहले लगाया है तो उसका मतलब स्टेटमेंट में पहले है फॉर ऑल कहीं, और somebody बाद में है। तो आप ये देखो, nobody loves everybody, इसके लिए दो तरीके लिख सकते हैं। nobody के लिए नॉट लगा दिया इन्होंने गेट, loves के आगे लगा दो या नॉट लगा दो everybody nobody के आगे, ठीक है। एवरीबडी लव्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ, हिमसेल्फ या हरसेल्फ के लिए एक्स एक्स आ गया क्योंकि अपने के लिए ही एक्स और एक्स, ठीक है। एवरीबडी लव्स एक्स और एक्स, हिमसेल्फ। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारा जो आज कवर करना है, दैट इज रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, इन्फ्रेंसेस होते हैं कि जैसे आपने आज क्या सीखा कि हम प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर या तो हम उसकी ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट पता करा हमने, इक्विवेलेंट क्या होता है कि एज इट इज, अगर जहां ट्रू है वहां ट्रू है, जहां फॉल्स है वहां फॉल्स है, तो वो इक्विवेलेंस हो गया, है ना। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ये वाले बताए क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, और ये हमारे जो अभी लास्ट क्या बताया था नेस्टेड क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक इसका मतलब यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट का है वो है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। ये क्या होता है, सिंपल arguments can be used as building blocks to construct more complicated arguments. Certain simple arguments that has been established as valid are important in terms of their usage. These arguments are called rules of inference. ये क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने प्रूव कर रखी है कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वो एक्चुअली में फॉर्मूलाज की तरह हम यूज कर रहे हैं, रूल्स की तरह हमने बना दिए हैं, तो वो हम बाय डिफॉल्ट ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी, उन्हें रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ, जैसे कि ये जैसे मॉडस पोनस क्या होता है, ये आप देखो, इसमें ये कह रहे हैं रूल ऑफ इन्फ्रेंस क्या है, P है, P इंप्लाइज Q है। इसका मतलब टोटोलॉजी में, टोटोलॉजी का मतलब क्या था, जब सब ट्रू होता है, तो उसमें क्या बताया था, P, एक सेकेंड, इसमें क्या बताया था हमने, देखो जब ये सारी चीजें, जब P एंड Q, ये हमने इसे देखा P और Q में, P एंड Q
ये P ऊपर से लिया है, P एंड गेट लगा दिया इसमें, P एंड Q इम्प्लाइज Q है, तो इस वाले को कहते हैं मॉडस पोनस, इसका नाम है। मैम इसका ये मतलब एंड गेट क्यों लगाया है इसके अंदर, क्योंकि एंड ये, गेट लगाना जरूरी है? हाँ एंड गेट लगाना जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर किसी के आगे कुछ नहीं लग रहा तो एंड गेट ही होता है, ठीक है। अच्छा ओके हाँ, मैम, ठीक है। और गेट लगाते हैं बाय डिफॉल्ट एंड गेट ट्रीट होता है। तो ये इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है यहाँ, तो वो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वो किस चीज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपके पास इक्वेशन में ये चीज आती है, तो वो मॉडस पोनस की वजह से है। इस तरीके से आपके सारे यस इन्होंने मैम। बता दिए हैं, नॉट पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, ये इक्वल्स टू है नॉट पी के, इसे मॉडस टेलरस बोला है, टेलेंस, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम है। ये तो आपके सिंपल इस इक्वेशन में हो गए, ठीक है। एडिशन, एक्सपोनेंस, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा याद, ठीक है, ताकि आपकी मैम भी तो लर्न स्टेटमेंट, करना पड़ेगा। हाँ यस हाँ मैम। हाँ, इनके ये गिवन है, ये आपके वो है। और दूसरा है, ये लास्ट पार्ट है, इसमें है सिमिलरली वी हैव रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स मतलब क्वांटिफायर्स थे ना हमारे, एंड और वो फॉर ओके ऑल मैम और ये। फॉर फ्यू, तो ये लगे हुए हैं फॉर ऑल और फ्यू वाले, कि फॉर ऑल एक्स पी यस मैम। अपॉन, इसका मतलब है इक्वल्स टू पीसी, तो इसका मतलब ये हमारा इसका नाम है यूनिवर्सल इंस्टॉलेशन। इस तरीके से ही हमारा पीसी, जिसमें सी इज एन आर्बिटरी सी फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ये है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन फॉर फ्यू ये एक्स पी एक्स, हाँ, फ्यू। है ना। इस तरीके से, इसे इस तरीके से ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। हमने, अगर हम सिलेबस की बात करें, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। अगर आप देखो, मैं आपको पीपीटी में जो मैंने स्टार्ट कराया था, ये सारे पार्ट्स कवर हो गए हमारे, प्रपोजिशन, प्रोपेगेट, लॉजिक, इक्विवेलेंस, नॉर्मल फॉर्म, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर, नेस्टेड क्वांटिफायर, रूल्स ऑफ इन्फरेंस, ठीक है। ओके मैम। तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैम पूछना है? अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो बेटा ठीक अब है। एक। ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा, थैंक थैंक यू। यू मैम।